5. And sizable number of you must have had an idea about the exam. Do you know about the exam? Who conducts groups? Who conducts group exam? PSPSC. And who conducts the SI exam? Is the second cadre in which you have all executive posts, and the third cadre is the non-executive posts which are recently created as Group 3. Earlier you had both. होने वाला है आली जनाब सैयद उमर जलील साहब सेक्रेटरी मैथ में अपनी बाबू तशरीफ ला चुके हैं। अभी कुछ देर में इस प्रोग्राम की कार्रवाई का आगाज होगा। जनाब हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान आली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मौजूद रुकन असम्बली हल्का चारमीनार मौके पर मौजूद हैं। वो भी इंशाअल्लाह अभी कुछ देर में पर तशरीफ लाएं। मैं हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश करता हूँ कि शहर से गुजरते तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्टडी सर्कल कायम किया गया है 3-4 माह कबल। तो उस स्टडी सर्कल का ये पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। हुकूमत तेलंगाना ने ये स्टडी सर्कल सारी की सारी अहमियतें दूसरे कौमों के बराबर तालीम बराबर की शरीक रहे। इस नज़र को मद्देनजर रखते हुए महबूब तेलंगाना महबूब अक़लियती महबूब हुकूमत तेलंगाना ने एक स्टडी सर्कल कायम किया है खास तौर पर अक़लियतों के लिए। इससे कबल 1994 में महबूब अक़लियती महबूब के तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ कायम किया गया था, जो मुसलसिल इस सेंटर के ज़ेर एहतमाम एडमिशन सीखी कोर्सेज और कुछ जॉब सीखी कोर्सेज, बहुत ही कम जॉब सीखी कोर्सेज को कोचिंग की जा रही थी। अक़लियती महबूब के सेक्रेटरी जनाब उमर जलील साहब की दिलचस्पी की वजह से कुछ सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग का इंतजाम किया गया था, जिसके सारे अफराद मर्द में अक़लियती महबूब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन कोर्सेज तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के जरिए चलाए जाएंगे। चाहे वो सिविल सर्विसेज में दीजिए ग्रुप 1, ग्रुप 2 और इस मरतबा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रुप 3 का भी एहतमाम किया जा रहा है।
ये सारे प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए नया डिक्शनरी सर्किल कायम किया गया और ये सारे के सारे बैंकिंग और बहुत सारे दूसरे भी बोर्ड है उनका सभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो मौजूद आली जनाब अहमद काका काजी साहब ऑनरेबल एमएलए जानकार नामपति हमारे महकमे की बहबूद के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना आली जनाब सैयद उमर जलील साहब IAS स्टेज पे मौजूद डायरेक्टर उत्तर अकेडमी, डायरेक्टर CEM, CEO हज कमेटी, स्पेशल डायरेक्टर स्टडी सर्किल, DC डॉक्टर डिपार्टमेंट, यहाँ पे स्टेज पे मौजूद आज इस फंक्शन के कर्ता एनालिसिस वेलफेयर के स्टडी सर्किल के डायरेक्टर मिसेस गिरिजा रेड्डी साहब, यहाँ पे मौजूद प्रेस, मीडिया, बुजुर्गों, भाइयों और मेरे नौजवान साथियों स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह इससे पता चलता है कि कितनी मेहनत करेंगे और कितने लोग सेलेक्ट होंगे। हमारी दुआ है आप लोगों के साथ, क्योंकि उसको कहे जाते थे सब मिले थे। More than 60% we used to see the minorities in the so-called today's minorities in the government offices. आज़ादी के बाद यहाँ की जो क़यादत थी 7 साल पहले ख़त्म होने के बाद में आज ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। हालत ऐसी है कि हम माइनॉरिटीज इदारों के लिए जब ढूंढते हैं उसको हेड करने के लिए माइनॉरिटी के कुछ ऑफिसर्स को हमें नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत ज़रूरत है आप लोगों की मेहनत की। तेलंगाना बनने के बाद में हम देखते हैं कि एक नई उमंग है, एक नया जोश है, ऐसा लगता है कि फिर एक नई शुरुआत है, हम एकदम ले चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये चाहती है कि क्योंकि हमारा तेलंगाना स्टेट बनने के बाद में इमीडिएटली इसका पोजीशन ऐसा है कि गुजरात के बाद में हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, सेकंड इन इंडिया है। हमारे CM साहब चाहते हैं कि और तरक्की करें तेलंगाना और हमारे सारे तबकों को लेके जब चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट में बहुत पीछे हैं। आज ढूंढना पड़ता है हमारे कोई है क्या नंबर के अंदर कोई ऑफिस में, तो उसके लिए कोचिंग सेंटर की जरूरत है। क्योंकि हमारे गिरिजा रेड्डी हमारे डायरेक्टर साहब ने जब मेंशन किया है कि अवेयरनेस लिंकेज चाहिए हमको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में, हमारे पास मौजूद है। कई इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में बेरोजगार बैठे हुए हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन दिस डिमांड एंड सप्लाई में गैप जो होते हैं, वो गैप को फिलअप करने के लिए कोचिंग। हाल ही में हमारी और सेक्रेटरी साहब की मुलाकात यहाँ के जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिसर हैं उनसे जब बैठ के जब बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाए कि 10,000 से भी ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में तेलंगाना स्टेट में हमको वैकेंसी निकलने वाले हैं। एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारे पास में दीपिका रेड्डी जो एक्सपर्ट है IAS वाला कोचिंग देते हैं अब्दुल्ला, वो आई है हमारी दावत में यहाँ पे। वो बता रहे हैं कि आज ही पेपर में भी हेडलाइंस है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बहुत जल्द ग्रुप 2 के नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ ग्रुप 1 भी आएंगे, ग्रुप 3 भी आएंगे, फिर उसके SI कांस्टेबल और स्काई इज द लिमिट। बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज है। अगर सवाल ये है कि आर यू रेडी फॉर दैट, कितना जज्बा है आप में? डॉक्टर के
मेहमान खुशी जनाब हसन आबरी साहब आंध्र प्रदेश में, मेरे साथी अफसरान एम जे अकबर साहब, सुकूर साहब, मिसेस नीलकर रेड्डी और मेरे पुराने साथी मिस्टर मल्लैया साहब। मिस्टर मल्लैया साहब जो है उनका थोड़ा इतिहास ये है कि बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 स्टडी सर्कल शुरू किए, तो उनकी खिदमत, उनकी स्पेशल एबिलिटीज के लिए हम अपने डिपार्टमेंट बदलता लाने के लिए उनको हमने मदद किया है। मिसेस नीलका रेड्डी लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में ज्वाइंट डायरेक्टर है, उनकी खिदमत भी हम लिए हैं मेडिकल डायरेक्टर के तौर पे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मैनेजिंग वेलफेयर डिपार्टमेंट तमाम कोशिशें कर रहा है कि तमाम माइनॉरिटीज को गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर में जो मखलूआ जायदादें हैं वो जायदादें पुर करने में कि हमारे लोग सब आगे से आगे आए। अभी एमजे का फरमा रहे थे 10,000 वैकेंसी तो खाली पुलिस डिपार्टमेंट में है, उन 10,000 में 4% रिजर्वेशन बीसीसी को है, मतलब 400 में वैकेंसी बीसीसी बच्चों को मिलेंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन पूरे होने के बाद 50% पोस्ट चले आते रिजर्वेशन, 5,000 पोस्ट सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में 5,000 पोस्ट पूरे खुले हैं, उनमें तमाम लोग सेलेक्ट हो सकते हैं उसमें। इसी तरह हुकूमत तेलंगाना की तरफ से 1 लाख पोस्ट नोटिफाई होने वाले हैं और कुछ हो चुके हैं। उन तमाम 1 लाख पोस्ट में 50,000 पोस्ट तो ऐसे हैं जो ओपन कैटेगरी है। ओपन कॉम्पिटिशन में चाहे मुसलमान आए, चाहे क्रिश्चियन आए, चाहे हिंदू आए, जो कोई अच्छा अपनी काबिलियत दिखाएगा उसको मिलेगा जॉब। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तमाम भाई, तमाम माइनॉरिटी के लोग जिन पोस्ट खुले पड़े हैं उनको जाएं और हासिल करें, किसी सूरत में वो हासिल छोड़े नहीं। ये आप लोग वादा करते हैं, जवाब हाँ करते। इसी तरह किसी सूरत में नहीं छोड़ना है। इसी तरह अभी अकबर साहब बोल रहे थे कि आपको कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जब चीज हासिल हो गया उसके बाद आराम से बैठ के करिए ना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने इतने इम्तिहान लिखे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसमें आने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मुझे कुछ याद नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि आप हर इम्तिहान को लिखें, हर इम्तिहान में आगे आए, हर चीज में आगे आए। ये मत सोचिए कि हम मुसलमान हैं, हम माइनॉरिटी है, हमको जॉब कौन देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अकबर साहब है, सुकूर साहब है, जो लोग कैसे आए, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, हम भी एग्जाम लिखते आए हैं, आप भी आ सकते हैं। तो आप जरूर जरूर हर इम्तिहान में हिस्सा लेना। किसी इम्तिहान में किसी वजह से अगर आपको कामयाबी न मिले उसके बारे में सोचिए मत। कोशिश हमारे पैम होशियार पूरा बोल के मुझे याद नहीं, हमारा पैम यकीन महकम। बिल्कुल आप कंटिन्यू अमल करते जाइए, यकीन रखिए बाकी चीज अल्लाह के हाथ में है ना। अल्लाह आपके साथ है ना, बिल्कुल। तो फिर और कोई चीज की परवाह नहीं करना चाहिए। कौन आपका खिलाफ में है या कौन आपका रास्ता रोकने वाला, कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, या जो अपनी काबिलियत दिखाएगा वो उसको जॉब मिलेगा। तो जरूर आइए। तो हम चाहेंगे कि आमतौर पर ये देखा गया है कि अकलियतों में एक तो अवेयरनेस नहीं होता, आपको मालूम ही नहीं है कि कितने पोस्ट अवेलेबल है, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहा है। अभी तक आपको मेरे ख्याल में आपके बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोफेशनल होंगे, इंजीनियर भी होंगे, है ना। प्लीज रेडी हो रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग हमारे पास हैं। क्या आपने अपना नाम लिखाया ग्रुप 1 में? आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिस्सा लिए हैं आप? अभी तक जेनको में, मेट्रो बोर्ड में और दूसरे डिपार्टमेंट में इंजीनियरों के पकड़ना हो रहे हैं, क्या आप वो एग्जाम में हिस्सा लिए हैं? नहीं, पता
पता नहीं आपको। तो सबसे बड़ी बात वो आप अपने हिस्सा में बहुत अच्छी बात है। जो लोग हिस्सा लिए हैं आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग इसमें कामयाब हों, और जो नहीं किए हैं नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसके अलावा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर एक के रिक्रूटमेंट खुलते हैं, हर साल निकलते हैं, हर एक में अप्लाई करना चाहिए, अपने आप में गुजारा करना चाहिए। और मैं हमारे सभी सभी के जरिए भी मैं कहूँगा कि ऑप्टिकल ऑल दी इन्फॉर्मेशन whatever exams are going, whatever exams are going on, you keep that information so that you want to reply, put it on the website. हमारी वेबसाइट पे हम ये इन्फॉर्मेशन पे रखेंगे कि फला डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, उसको अप्लाई करने की तारीख आपकी तारीख क्या होगी, तो आगे आइए। अगर सामने कोई फल रखा हुआ है, आप हाथ बढ़ाएंगे तो ही मिलेगा ना, जन्नत में आप फाइट करेंगे तो आपके वोट में आ जाएगा। लेकिन आप दुनिया में हैं, आपको हाथ आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ा के आपको लेना है, लोगों के साथ हिस्सा लेना है, दौड़ में भागना है, आगे लेना है। तो हम आपको हर तरह से इसके लिए तैयार करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हम आपको लगाएंगे। भाषा नागरिक जैसे नाराज है, हमारे एमएलए साहब जैसे नाराज है, मैंने जगह पूरी आप लोगों के लिए रख दिया। बेशक ये जगह हमारी कम्युनिटी की है, हमारी कम्युनिटी के जरूरियात की है, एक जरूरत ये भी है। तो अगर किसी दिन कोई फंक्शन होगा, हमारी क्लास हम बाद में करा लेंगे, लेकिन हमारी क्लास जरूर रखनी होगी। एक जगह पे नहीं, 10 बाउंड्री में नहीं, बस्तर में नहीं, इसके अलावा 10 जगह और शुरू करेंगे हम, 10 जगह और शुरू करेंगे, ताकि 100 में 200 में हजारों बच्चों की तैयारी कराएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग आगे आए। हमने नोटिफिकेशन देखे काफी दिन हुए, लेकिन आज एज ऑफ टुडे सिर्फ 524 एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं कोचिंग के लिए, सिर्फ 524। दैट इंक्लूड्स ग्रुप 1, ग्रुप 2, पुलिस रिक्रूटमेंट, एवरीथिंग। अरे यार अब आप जरा भागी है उनके प्रोग्रामों में शिक्षक और रात की काफी सितारे मेरा महकम में DSP महबूब तेलंगाना हुकूमत की तरफ से स्टडी सर्कल के तहत जो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया है, यकीनन एक अरसे दराज से हमारा भी मुतालबा था, खुसूसन साबिका हुकूमतों से भी। अकबरुद्दीन अवैसी साहिब मुकन्ना ने असेंबली में बारहा कहा था कि इस नौजत के स्टडी सर्कल की बेहद जरूरत है। यहाँ तक निशानदेही की गई थी कि हज हाउस में जो हाजियों के लिए इमारत तामीर की गई, हज के सीजन के बाद वो खाली पड़े रहती है, उससे इस्तेफादा करें और नौजवानों को खुसूसन माइनॉरिटी की तरफ से वहाँ पर स्टडी सर्कल कराया जाए। मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए जो हुकूमत के तहत चलाए जाते हैं। हम पुराने शहर में आज के इस प्रोग्राम का महकमे की महबूब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुकाम का इंतजाम किया। ये और बात है कि थोड़ी तकालीफ यहाँ के प्रोग्रामों में होगी, लेकिन कोई भी राहत बगैर तकलीफ के नहीं मिलती। थोड़ी तकलीफ होगी तो फिर अल्लाह उसके बाद राहत देता है, तरीका है कुदरत का, इसको भी बर्दाश्त किया जाएगा। और मुझे तवक्को है कि साउथ के पुराने शहर के नौजवान इससे इस्तेफादा करेंगे। हमारे पास ऐसे लाजवाब खजाने हैं, ऐसे लाजवाब गौहर है, जिसको हुकूमत अगर सही तरीके से उनको सहूलतें फराहम करे तो रियासत तेलंगाना क्या पूरे हिंदुस्तान में सरफहरिस्त रह सकते हैं। इतनी सलाहियतें रखने वाले नौजवान हैं, लेकिन उनको मौका मिलता नहीं। ये मौका अच्छा मिला है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, वो अपने माँ बाप की ख्वाबों की ताबीर साबित होंगे, वो अपने आने वाले कल के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। साबित कदमी और मेहनत के साथ वो इस प्रोग्रामों के तहत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे अच्छे मुकामात पर पहुँचेंगे। शर्त ये है कि आप वक्त
اپنے ٹریننگ کے لیے، اپنے تعلیم کے لیے، اور یقیناً کسی بھی قوم کا فرد ہو، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ بغیر تعلیم کے اس کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. تعلیم کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ضروری ہے، علم کے ذریعے ہم کو آگے آنا چاہیے. اور آج کے حالات میں جب اتنے بڑے بڑے اسکیمات گورنمنٹ کے پاس ہے، جیسا کہ ابھی عمر جلیل صاحب نے کہا، کچھ ایسے بھی اسکیمات ہیں جس سے لوگ ناواقف ہیں. اگر ان کو ان کے اندر ایک شعور بیداری کی مہم چلا کر اس سے واقف کرا گیا تو بے شمار لوگ اس سے بھی استفادہ کریں گے. یقیناً اور پرانے شہر میں ایسے سینٹر قائم کرنے کا ابھی اعلان کیا عمر جلیل صاحب نے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں چار مینار اسمبلی حلقے کے اندر اگر ہم کو ضرورت پڑے گی تو ایک اور ایک مرکز کے لیے کوئی مقام کا تعین کر کے حکومت کو اطلاع دیں گے تاکہ اس سے نوجوان استفادہ کر سکے. یقیناً جو کام ہم اچھا کام ہوتا ہے ہمیشہ ہم اس کی تعریف کرتے آئے ہیں اور تعاون بھی کرتے رہے. ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کی بے روزگاری کے خاتمے کا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں یہ بار بار ایسے موقع نہیں آتے. خالی ایک ہی محکمے پولیس میں 10,000 جائیدادیں ہیں اور دیگر محکموں میں بھی ایسی ہی ہے. تو اس سے ہم کو چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس میں آئے، آگے بڑھیں. میں آخر میں جہاں محکمے اپنی بہبود کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں، اپنا مقام پالیں، کیونکہ مصیبتوں کے بعد راحت آتی ہے، رات کی تاریکی کے بعد صبح کا اجالا یقینی ہے. اسی طریقے سے میری نیک تمنا ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ آنے والا کل آپ کا ہوگا، آنے والا مستقبل آپ کا روشن ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ کی ثابت قدمی ہو اور آپ کی جدوجہد ہو تو یقیناً آپ کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں. شکریہ. خدا وقت میں تاکہ جو طلبا اور طالبات یہاں پر آئے ان کو کس طرح ٹریننگ کرنی چاہیے، کس طرح جو ایڈوائزر قانون پر عمل کرنا ہے، ان کے ایجوکیشن کے لیے تھوڑا سا بجٹ میں کے تھوڑے اسٹیپس ہوں گے، کس طرح کام اپنے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جائے گی. میں محبوب اقلیتی محبوب حکومت تلنگانہ کی جانب سے اور ڈائریکٹر تلنگانہ مائنارٹی اسٹڈیز سرکل کی جانب سے آج کے جو مہمان یہاں پر تشریف فرما ہے اس پروگرام میں اپنے گناہوں مصروفیات کے باوجود، کیونکہ تعلیم کا مسئلہ تھا، وقت آگے لے جانے کا مسئلہ تھا، تعلیم کے اعتبار سے آپ لوگوں نے جو وقت دیا ہے اس کا میں اپنی بہبود کی جانب سے خاص طور پر میں عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب مولوی رکن اسمبلی چار مینار کا جو بہت ہی مصروف ترین شخصیت ہے، یہ آپ تمام واقف ہیں. میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں. پرسوں رات میں بھی میں آیا تھا، تقریباً 2 بجے رات تک وہ اسی حال میں تھے. تو میں ہمارے مولوی رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود نوجوانوں کے لیے، محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے اپنا وقت دیا اور یہاں پر وہ تشریف فرما ہے. میں ہمارے سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود عالی جناب سید عمر جلیل صاحب کا، کیونکہ میں محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ تلنگانہ اسٹڈی سرکل کی جانب سے ہمارے سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جو میرے کافی مصروف ترین شخصیت ہے، سیکرٹری اقلیتی بہبود ہے، پھر بورڈ ہے، بہت سارے محکمہ جات ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے یہاں پر وقت دے کر آپ طلبا اور طالبات کے ساتھ آپ نے اپنا وقت گزارا. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے محکمے ایگزام دے رہے ہیں، جن کو اس چیز کی ضرورت ہے اسے ضرور کریے کہ یہاں پر آئیں. 28 نمبر ہونے والا ہے. آج اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں حکومت تلنگانہ کی طرف سے مائنورٹی اسٹڈی سرکل کا قیام کا شروعات کی گئی ہے، اور یہاں سے آج کے دن سے یہ اورینٹیشن کلاسز اور دوسرے ریگولر کلاسز شروع کی جا رہی ہیں. اسٹڈی سرکل کے ذریعے تمام نوکری ملنے والے امتحانات میں، کمپٹیٹیو امتحانوں میں بچوں کو تیار کیا جائے گا، تمام مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے گا. ہمارے ہاں
स्टडी सर्कल गन फाउंड्री में है, उसकी कैपेसिटी होगी कि 200 या 300 बच्चों को एट ए टाइम वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमने चाहा कि क्योंकि हज़ारों में बल्कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकल रही हैं हुकूमत में तेलंगाना की तरफ से, हुकूमत तेलंगाना की तरफ से, तो हम ये चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर ओपन करें। उसी सिलसिले में यहाँ उर्दू मस्कन में एक नया सेंटर ओपन किया जा रहा है। इसी तरह बंदागुड़ा नैक की बिल्डिंग के अंदर में भी नया सेंटर शुरू किया जाएगा और तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम चाहेंगे कि सेंटर ओपन करें और तमाम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेंगे, उनको तैयार करेंगे और उनको हर इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए आसाइश फराहम करेंगे, बहुत एकेडमिक एज वेल एज फिज़िकल। कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं, कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ़िज़िकल टेस्ट भी लिया जाता है, जैसा कि आर्म फोर्सेस के होते हैं या पुलिस के होते हैं। हमारे यहाँ पुलिस का भी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इन बच्चों को हम एकेडमिक ट्रेनिंग भी दिलाएंगे, इसके अलावा फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी दिलाएंगे जिसमें वो लोग 100, 200, 400 मीटर्स भागने की और लॉन्ग जंप, हाई जंप की भी तैयारी की जाएगी। सर, रियासत भर के मुख्तलिफ महकमा जात में वैकेंसीज है, इसकी बात तो हो रही है, लेकिन आपने जिक्र नहीं किया माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी तो है। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर में 285 जायदादें होंगी और इन जायदादों की अप्रूवल, बाकायदा अप्रूवल कैबिनेट के ज़रिए होना है बाकी है। तो इसलिए मैं अभी उसको ऐलान नहीं करूँगा। जब भी सीएम साहब से अप्रूवल, सीएम साहब ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन फ़ायदे के तरीके से उसको कैबिनेट में रख के अप्रूवल किया जाएगा। अप्रूवल करने के बाद तमाम की तमाम 285 जायदादें नहीं मिलेंगे, बल्कि मिनिस्ट्रियल लेवल में कुछ मिलेंगे, असिस्टेंट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के कुछ रहेंगे और कुछ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के जायदादें रहेंगी जो कि ओपन कंपटीशन में आएंगी। बाकी जायदादों को और डिपार्टमेंट से हासिल करके पुर किया जाएगा। टोटल कैंडिडेट कितने ट्रेनिंग लेते? मैं आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं बहुत कम किए हैं। इतने सारे वैकेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1000 के अंदर में ही है जो लोग अप्लाई किए हैं। और अभी आप यहाँ देखे होंगे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 600 बच्चे होंगे। तो लिटरली दीज आर द पीपल हु आर अवेलेबल विद अस। तो मैं चाहूँगा कि हज़ारों की तादाद में बच्चे आएँ, तो हर एक सेंटर में 1,000 बच्चों की तैयारी कराने की हम कोशिश करें इंशाअल्लाह। 10 सेंटर हम खोलेंगे। बस कैंडिडेट ऐसे हैं इनमें जो लोग डिस्ट्रिक्ट से आए और अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहे थे, क्या कुछ ऐसा है? अकोमोडेशन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर के हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर उनको ठहराने का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर के भी हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर भी ठहरा सकता हूँ। उसमें भी हमारे मुसलमान बच्चों के लिए जगह है। ये सब्जेक्ट से हट के मैं पूछूँ, आयमा और मोज़नीन की जो बात हुई थी सर, वो अभी बाकी है, तो आप अपील करेंगे कि वो एप्लीकेशन आए आपके पास? आयमा और मोज़नीन के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो एजाज़िया मुक़र्रर किया गया था कि इमाम साहब के लिए 1,000 रुपये और मोज़न साहब के लिए 1,000 रुपये, इसमें बहुत कम दरख्वास्तें आई हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी कुछ वजूहात हैं, तो उन वजूहात को दूर करने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पहले हमने ये कहा था कि इसको ऑनलाइन अप्लाई करना, तो अभी हम उसके लिए दूसरा ये तरीक़ाकार करेंगे। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कागज़ पर भी लिख के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए इसका जो प्रोफार्मा होगा वो प्रोफार्मा हम अवेलेबल कर देंगे, उसको आपके लिए इंतज़ाम कर देंगे। तो उसकी आप ज़ेरॉक्स कॉपी लेके उसको पुर करके आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरह मैं तमाम मसाजिद कमेटी से भी मैं गुजारिश करूँगा, तमाम आइम्मा मोज़नीन से भी गुजारिश करूँगा कि ये जो कुछ भी पैसा आपको दिया जा रहा है ये एजाज़िया है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आपको अज़रा एहतराम आपकी खिदमत में एक एजाज़िया पेश किया जा रहा है। इसके पस पर्दा कुछ नहीं है, आप आइए और इसका अपना हक़ समझ के इसको ले जाइए। तारीख़ में तौसीक़ करूँगा इसलिए कि बहुत कम एप्लीकेशन आए हैं। मेरे अंदाज़े से 600 या 700 के अंदर ही एप्लीकेशन आए हैं, जबकि हम 5,000 लोगों को देने के लिए तैयार है। हुकूमत ने सैंक्शन किया है। तो मैं चाहूँगा कि तमाम अजला में और शहर हैदराबाद में और सिकंदराबाद में ये लोग आगे आएँ और ये ले जाएँ। सर, इन दिनों कंप्यूटर सेंटर्स का एक इशू चल रहा है, सूर साहब भी है, और ये माइनॉरिटी वेलफेयर में था, फिर उससे पहले उर्दू अकेडमी और फिर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में है, तो फिर एक बेचैनी का है। तो वो महकमे में जब दे दिया गया है तो वहाँ के इम्प्लाइज के ताल्लुक से चल रहा है कि वो मुसलसिल घूम रहे हैं। ये तीनों भी जो विंग्स हैं ये महकमा अक़लियती बहबूद के विंग्स हैं। पहले ये उर्दू अकेडमी के ज़रिए थे और कई सालों 14-15 साल पुराने हैं और एम्प्लॉइज़ भी पुराने हैं। लेकिन हम ये देखें कि उन कंप्यूटर सेंटर्स में कंप्यूटर्स पुराने हैं या ख़राब हो गए हैं या इक्का दुक्का कंप्यूटर काम कर रहा है और वो भी बहुत पुराने स्टाइल का है।
इसी तरह जो स्टाफ हैं वो सिर्फ उस हद तक ही महदूद है, उसके अलावा काम नहीं करते हैं। लाइब्रेरी है कुछ 1 घंटा 2 घंटे के लिए चलती है, उसके अलावा नहीं है। तो ये जगह को हम इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर, ऐसे सेंटर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जहाँ पर हमारे माइनॉरिटी नौजवानों को हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी, न सिर्फ कंप्यूटर की और चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इन सेंटर्स को बिल्कुल असरी कंप्यूटर से लैस किया जाएगा और वहाँ पर उन तमाम लोगों को जो अब काम करते हैं, अगर उनकी काबिलियत वो ठीक नहीं है तो उनको ट्रेनिंग करके दोबारा किया जाएगा। गैर ज़रूरी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको किसी को निकाला नहीं जा रहा है, सिर्फ एक विंग से दूसरे विंग में उनको शामिल किया गया है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, जो अवेलेबल फैसिलिटी है उसका पूरी तरह से इस्तेहसाल किया जा सके।